मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपको ग्रामर का एक नया चैप्टर काल टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं, काल का क्या होता है और भेद के उपभेद कितने होते हैं, इस बारे में हम बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। काल काल मतलब होता है समय। काल का बहुत भी होता है। उदाहरण को समझिए। बालक गेंद से खेल रहे हैं। बालक गेंद से खेल रहे हैं। मैंने निबंध लिखा, माँ भोजन बनाएगी। इन तीनों वाक्यों में, उदाहरणों में आप समय पर ध्यान दीजिए। बालक गेंद से खेल रहे हैं का समय आप देखिए। खेलने का समय, खेलने का कार्य जो अभी जारी है, क्रिया चल रही है। मैंने निबंध लिखा, लिखा शब्द में देखिए क्रिया बीते समय में हो चुकी है। माँ भोजन बनाएगी। इस तीसरे वाक्य में आप ध्यान दीजिए, यह क्रिया आने वाले समय में होगी। माँ भोजन बनाएगी, इस उदाहरण में क्रिया आने वाले समय में होगी। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है समय के बारे में। अलग अलग समय में समय पर काम होने की सूचना यहाँ पर मिल रही है। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने का समय का ज्ञान हो। फिर से सुनिए। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने का या करने का समय का ज्ञान हो, उसे काल कहते हैं या वो काल कहलाता है। काल के तीन भेद: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है। साधारण वाक्यों में अगर हम कहें, चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। आने वाला समय भविष्य काल कहलाता है। तो सबसे पहले हम आपको वर्तमान काल के बारे में बताते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य चल रहे समय पर हो रहा है। ध्यान से सुनिए। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य चल रहे समय पर हो रहा है, वर्तमान काल कहलाता है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। बालक मैदान में खेलते हैं। मालिक पौधों को सींचता है। तो इन वाक्यों में पढ़ा रहे हैं, खेलते हैं, सींचता है क्रियाओं से क्रिया के अभी होने का समय का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यह वर्तमान काल है। वर्तमान काल के तीन भेद: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय सामान्य रूप से किसी कार्य के होने की सूचना मिले, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, किसान हल चलाता है, रमा गीत गाती है। इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि वर्तमान समय में सामान्य रूप से काम हो रहा है, इसलिए यह सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा देखिए, अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण मतलब काम पूर्ण नहीं हुआ है। तो जो क्रिया अभी हो रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रिया हो रही है, अभी वर्तमान में भी हो रही है, पूरी नहीं हुई। तो ये पक्षी दाना चुग रहे हैं,
रवि पानी में तैर रहा है। तो इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि वर्तमान समय की क्रिया जारी है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब संदेह। चल रहे समय में किसी क्रिया के होने में संदेह हो, चल रहे समय में किसी क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे माँ खाना बना रही होगी, डाउट है, संदेह। सुमित खेल रहा होगा, दादी रामायण पढ़ रही होगी। इसमें हमको क्रिया के होने में संदेह का, इसलिए यह संदिग्ध वर्तमान काल। दूसरा बताते भूतकाल। भूतकाल कैसे? भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है, उसे भूतकाल कहते हैं। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास की रचना की, मजदूर ने मकान बनाया, लोकेश ने आम खाया। तो इन उदाहरणों में रचना की, बनाया, खाया, क्रिया बीते समय में हो चुकी है, अतः यह भूतकाल के 6। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुमत। इसको विस्तार से हम देखें। सामान्य भूतकाल। भूतकाल के साधारण रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे माली ने पौधे लगाए, बच्चे ने दूध पिया, कवि ने कविता लिखी। तो यहाँ पर साधारण रूप से भूतकाल का परिचय मिलता है। तो आसन, दूसरा है आसन भूतकाल। जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो, जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने अभी पुस्तक पढ़ी, माली ने बगीचे में पानी दिया है, हरि ने पत्र लिखा है। तो ये आसन भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, जैसे कि इसका शीर्षक है, अपूर्ण भूतकाल में जो क्रिया है वो पूरी नहीं हुई। जहाँ भूतकाल की क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, जहाँ भूतकाल की क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे थे, कोयल बाग में कूक रही थी, बच्चे आम तोड़ रहे थे। अब आगे है पूर्ण भूतकाल। जहाँ भूतकाल की क्रिया खत्म हो चुकी है, जहाँ भूतकाल की क्रिया खत्म हो चुकी हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सौरभ दूध पी चुका था, नौकरानी बर्तन साफ कर चुकी थी, डॉक्टर मरीज को देख चुका था। तो ये पूर्ण भूतकाल। इसके बाद है संदिग्ध भूतकाल। जहाँ भूतकाल की क्रिया में संदेह का भाव पाया जाए, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे नानी ने पूजा कर ली होगी, रमेश ने निबंध लिख लिया होगा। ये संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। हेतुमत भूतकाल। जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, उसे हेतुमत भूतकाल। फिर से सुनिए, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी। यहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर, यदि तुम परिश्रम करते तो परीक्षा में पास हो जाते। तो ये है भूतकाल और उसके भेद।
अब तीसरा बता रहे हैं भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। भविष्य काल मतलब आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने का ज्ञान, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने का ज्ञान, मतलब कार्य जो है वो आने वाले समय में हो, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं चल रहा है, आने वाले समय में होगा। तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में काम के होने की सूचना है, उसे भविष्य काल कहते हैं। और भविष्य काल में होगा, होगी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के दो भेद, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में देखो, भविष्य काल का साधारण रूप, भविष्य काल का साधारण रूप सामान्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे हम नैनीताल जाएंगे, हलवाई लड्डू बनाएगा, आज वर्षा होगी, ये सामान्य भविष्य काल है। संभाव भविष्य काल, भविष्य काल की जिस क्रिया में संदेह पाया जाए, भविष्य काल की जिस क्रिया में संदेह का भाव हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद आज शाम को वर्षा हो, शायद इस वर्ष व्यापार में लाभ हो, हमारे पहुंचने पर संभवतः वह सो रहा हो। इस प्रकार ये काल और उसके भेद है। इसके बाद देखिए, आपकी किताब में बहुत ग्रामर का विस्तार दिया गया है, जिसमें मुहावरे, लोककथनियाँ, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द और भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, बहुत कुछ, निबंध, पत्र, निबंध वगैरह, ये सब चीज़ को आप देखते रहिए। निबंध देखिए, जो लिखा है उसको पढ़िए, पत्र देखिए, जो लिखा है उसको पढ़िए, मुहावरे जो दिए हैं उसको पढ़िए, लिखिए, और लोककथनियाँ जो दी हैं उसको पढ़िए और लिखिए। लिखने का काम आप अभ्यास बराबर रखिए। हर दिन आपको आधा घंटा लिखना है। यदि आप बराबर लिखने का अभ्यास रखेंगे तो जब स्कूल खुलेगा तो आपके लिखने में कोई रुकावट नहीं है। और यदि आप लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको अड़चन हो सकती है। पढ़ना और लिखना दोनों चाहिए। जो यहाँ पर टीचर को भी सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश हो गया, जो भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, हमारे पढ़ाने के बाद आपको घर में पढ़ना है और प्रश्न उत्तर लिखना है। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको आता है, किताब में अगर उत्तर लिखने की जगह है वहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो आपको रफ नोटबुक में भी लिखना है। तो पढ़ाई का अभ्यास, प्रतिदिन का अभ्यास घर में होते रहना चाहिए। एक संकट का समय है, संकट के समय में अपने कर्तव्य का पालन करना हमारे लिए जरूरी है। जैसे हम संकट के समय में भी यहाँ आकर आपको पढ़ा रहे हैं, रुके तो नहीं। आप घर में बैठकर अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाइए। क्या? पढ़ने और लिखने का। ये आपकी ड्यूटी, आप करते रहिए, तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई रोक नहीं सकते। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपकी सफलता में संदेह हो सकता है। तो जो हम आपको यहाँ कह रहे हैं उसको गंभीरता से विचार कीजिए और ऐसा काम कीजिए। केवल सोचना विचारना नहीं है, प्रैक्टिकली काम करना है। तो अभी जो समय है उसके अनुसार चलिए, समय के अनुसार चलना चाहिए। जो समय के अनुसार चलते हैं जिंदगी में सफल होते हैं। तो आप भी सफल आराम से हो सकते हैं। तो आइए अब एक नया चैप्टर हम आपको बता रहे हैं, क्रिया विशेषण। क्या बता रहे हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से पहले मैं आपको बता रहा हूँ अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी या अवयव कहते हैं। इसके अंतर्गत है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक और निपात। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्रिया विशेषण एडवर्ब। जो अविकारी शब्द क्रिया की किसी विशेषता को प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उसे सुनिए, जो अविकारी शब्द किसी की जो अविकारी शब्द क्रिया की किसी विशेषता को बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हिरण तेज दौड़ता है। दौड़ना क्रिया है। कैसे दौड़ता है? तेज। जो तेज शब्द है वो क्रिया दौड़ने की विशेषता को बता रहा है, इसलिए तेज शब्द क्रिया विशेषण या एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, हैं? हाई क्लास में सुनील सर आपको पढ़ा रहे हैं, उसको भी आप समझ सकते हैं। जो अंग्रेजी में है वो हिंदी में, तो आप अगर अंग्रेजी में अच्छे से समझे तो हिंदी में उसको समझने के लिए आपका आसान है, और हिंदी में यदि आप समझ गए वही चीज़ को अंग्रेजी में आपको ग्रहण करने में समझने में कोई तकलीफ नहीं। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो कछुआ धीरे धीरे चलता है। चलना एक क्रिया है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या होगा? एडवर्ब, लेकिन क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार जो क्रिया जो शब्द जो क्रिया शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे क्रिया विशेषण। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और विषय पर ध्यान आपका चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे वाक्य कैसे वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें आती हैं? जिन शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ को प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त कहलाता है वाक्य कहलाता है। जैसे बाग में फूल खिले, एक वाक्य है, और इस वाक्य का एक मीनिंग है, और सारे शब्द जो हैं वो अपने क्रम से हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये सार्थक शब्द है, इसका एक अर्थ निकलता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, यह भी एक सार्थक शब्द है। तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधि, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। जैसे सारिका पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ सारिका के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए सारिका क्या है? उद्देश्य। सीता चित्र बनाती है, तो यहाँ सीता के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए सीता यहाँ पर उद्देश्य है। विधि मतलब प्रेडिकेट। वाक्य के अंतर्गत उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधि कहलाता है। तो सारिका पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर पुस्तक पढ़ती है विधि। सीता चित्र बनाती है, तो चित्र बनाती है यहाँ पर विधि, है ना सर? तो वाक्य के भेद, वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो वाक्य के आधार पर जो है वे विधानवाचक वाक्य हैं, निषेधवाचक वाक्य हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, संकेतवाचक वाक्य हैं, आज्ञावाचक वाक्य हैं, इच्छावाचक वाक्य हैं, संदेहवाचक वाक्य हैं, विस्मयवाचक वाक्य हैं। ये सब अर्थ के आधार पर वाक्य के रूप हैं। सबसे पहले अंतिम है, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं विधानवाचक वाक्य। किसी क्रिया के होने या करने को सामान्य सूचना देने वाला वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे नीरज निबंध लिखता है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। किसी क्रिया के ना होने की सूचना
देने वाला वाक्य निषेधवाचक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपना सामान किसी को नहीं दूंगा। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कब आएंगे, मालिक क्या कर रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, ये प्रश्नवाचक। संकेतवाचक, नेक्स्ट है 4 नंबर संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ते तो अच्छे नंबर से पास होते, यदि तुम आते तो मैं तुम्हारे साथ जाता। तो यहाँ एक क्रिया का दूसरी क्रिया होने पर निर्भर है, इसलिए यह संकेतवाचक। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुरोध, अनुमति का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विकास तुम अपना पाठ याद करो, जाकिर कक्षा से बाहर चले जाओ, ये आज्ञावाचक वाक्य। छठवां है इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में बोलने वाले की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, आशा का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नए साल की बधाई, ईश्वर तुम्हारा भला करे, तो इन वाक्यों में इच्छा का भाव है, इसलिए इच्छावाचक वाक्य। 7वां नंबर है संदेहवाचक, जिन वाक्यों में किसी काम के होने में संदेह हो, संदेह का पता चले उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह शायद वह आ जाएगा, शायद वह आज आएगा, संभवतः आज वर्षा हो, तो इसमें काम के होने का संदेह है। 8वां नंबर है विस्मयवाचक वाक्य, आखिरी जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष का भाव होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुहाना मौसम है, अरे तुम भी पास हो, छी तुम चोरी करते। इन वाक्यों में हम क्या देखते हैं, आश्चर्य का भाव है, घृणा का भाव है, शोक का भाव है, इसलिए यह विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आज इतना ही। अब कल नेक्स्ट क्लास में एक नए विषय को लेकर हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।